सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। देखिए, अगर हम एक कैपेसिटर की बात करते हैं और इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने का मतलब कि आप बैटरी सप्लाई कर रहे हैं और बैटरी सप्लाई करके कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर अभी इनिशियली चार्ज हो रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया। अच्छा, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो आपको पता है कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं तो धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज होगा। कैपेसिटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए, कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर पे जो क्यू चार्ज है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर क्यू चार्ज बढ़ रहा होगा तो कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, तो कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल ने क्या किया, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में मैग्नेटिक नीडल लाया। उन्होंने क्या लाया, मैग्नेटिक नीडल लाया उन्होंने। और जैसे ही मैग्नेटिक नीडल लाया मैक्सवेल ने, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। तो मैक्सवेल ने एम्पियर साहब को बुलाया और एम्पियर ने इस फेनोमेना को, इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए एम्पियर ने अपना लॉ लगाया, एम्पियर्स लॉ। आपको पता है एम्पियर लॉ लगाने के लिए आप क्या करिएगा, एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करते हैं और इस एम्पिरियन लूप में आप एम्पियर्स लॉ लगाइएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट टाइम्स समेशन ऑफ आई इनक्लोज्ड, ये लगाइएगा। अब देखिए, कैपेसिटर के बीच में जो हमने एम्पिरियन लूप कंसीडर किया है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आई इनक्लोज्ड 0 होगा एम्पियर के अकॉर्डिंग। और अगर आई इनक्लोज्ड 0 होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा एम्पियर के अनुसार। एम्पियर लॉ लगा रहे हैं, तो एम्पियर के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर है और वहां आई इनक्लोज्ड 0 है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो एम्पियर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पर जब मैक्सवेल ने मैग्नेटिक नीडल यहां पे लाया था तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया था। इसी चीज को समझाने के लिए मैक्सवेल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो आपके पास वायर है जिससे हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, इस वायर में आपको पता है कंडक्शन करंट होगा, जो करंट कंडक्शन के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के कारण, वो कंडक्शन करंट। मैक्सवेल ने बोला कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया तो यहां कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैक्सवेल ने एक्सप्लेनेशन दिया इस मैग्नेटिक फील्ड का। मैक्सवेल ने बोला कि आप जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मैक्सवेल ने बोला कि ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में, कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसका उल्टा भी सही है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ से आया कि मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ कंडक्शन करंट है, तो
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जिसके कारण से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ और फिर यहाँ पे कंडक्शन करंट और यहाँ पे कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप देखिए जितना, अब आप यहाँ पे लगाइए किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो यानी मान लीजिए कंडक्शन करंट 2 एम्पियर था तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी 2 एम्पियर होगा और निकलेगा भी 2 एम्पियर। ठीक है, करंट लॉ की बात करते हैं। तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन करंट है दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए पूछे और आपके पास डाटा नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तो आप कंडक्शन करंट निकाल लीजिएगा, वही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, ई डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो यहाँ से ए खत्म हो गया तो यहाँ से आपके पास आ गया E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt। अच्छा, dq अपॉन dt को हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बुलाएंगे। तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आइए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट वो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और बेसिकली फॉर्म होता है, वो होता है कैपेसिटेंस इनटू डीवी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस वो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। तो ये दो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या सिंपल सा आपको इसमें डाटा देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना। तो ये था मैक्सवेल ने बेसिकली करेक्ट किया था इसको कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैक्सवेल ने बताया था। तो यहाँ से मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया। तो मैक्सवेल ने बोला कि एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन आप कुछ ऐसा दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई कंडक्शन करंट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाइए। तो एम्पेरियन लूप लीजिएगा, यहाँ सिर्फ कंडक्शन होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, तब भी एम्पियर्स लॉ वैलिड है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट एब्सेंट होगा पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो यहाँ से कंडक्शन करंट 0 हो गया, तब भी एम्पियर्स लॉ वैलिड है। तो ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ विच वॉज गिवन बाय मैक्सवेल। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम यहाँ पे एज ए शॉर्ट रिव्यू कर ले, तो कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी या कैपेसिटेंस इनटू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज। और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। और एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि आई डी आपको बताना है। सिचुएशन क्या है, कैपेसिटर है, हमने एसी वोल्टेज सप्लाई किया वी नॉट साइन ओमेगा टी और आपके पास 4 ऑप्शन है। अच्छा, आई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आई डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, एक तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कैपेसिटेंस गिवन है तो ये देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया। कैपेसिटेंस और डी बाई डी टी, वोल्टेज आपको गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो कैपेसिटेंस वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर चला जाएगा ओमेगा, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास 2 कैपेसिटर है और कैपेसिटर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर
और आपसे बोला कि इधर से हमने 0.1 एम्पियर का कंडक्शन करंट पास करवाया। अच्छा, जैसे ही आपको कंडक्शन करंट दिया तो आपको पता है कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो कंडक्शन करंट 0.1 एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.1 एम्पियर होगा। ये पहला इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया क्वेश्चन से। और सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है तो आपसे पास क्वेश्चन पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया क्योंकि कंडक्शन करंट गिवन था जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। थर्ड पूछा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि dV/dt पूछा है, ठीक है। फिर पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस, कि यानी कि ये जो एक्सिस है उससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें पूछा है। और फिर पूछा है इज किरचॉफ लॉ वैलिड, और फिर पूछा है कि किरचॉफ लॉ वैलिड है कि नहीं यहाँ पे। तो देखिए किरचॉफ लॉ तो वैलिड ही होगा क्योंकि यहाँ कंडक्शन होगा, बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ भी कंडक्शन होगा, तो करंट सब जगह है, इसलिए किरचॉफ लॉ वैलिड होगा कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो सी भी डन और बी भी डन। अब हम बात करते हैं ए सी डी के बारे में। पहले हम निकालते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। एरिया लेंगे क्योंकि सर्कुलर प्लेट था, एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। रेडियस आपको गिवन था 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो 6 इंटू 10⁻², और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से ये डाटा आपको याद करना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। डायमीटर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दोनों कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस जो कि आपको 1 सेंटीमीटर गिवन था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल बताइए। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का 2 फॉर्मूला होता था। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला होता था फाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, और एक होता था सी dV/dt। ये 2 फॉर्मूला होता था, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो dV/dt पूछा है, कैपेसिटेंस हम यहाँ से निकाल चुके हैं, I डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमको पता है, I कंडक्शन के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dV/dt, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए 3 सेंटीमीटर पे, यही क्वेश्चन था। अब आप देखिए ये दोनों कैपेसिटर का प्लेट है, तो आप क्या करिए, ये ऐसे कैपेसिटर का प्लेट है, तो आप क्या करिए इधर से देखिए इसको ऐसे। तो जब आप इसको इधर से ऐसे देखिएगा तो आपको ये सिलेंडर टाइप का दिखेगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल रेडियस है आपके पास 6 सेंटीमीटर, पर आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए 3 सेंटीमीटर पे, तो क्या इनसाइड वाला पॉइंट होगा ये 3 सेंटीमीटर पे। और आपको पता है कि अगर सिलेंडर के अंदर का पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो उसका फॉर्मूला होता है μ0 IR अपॉन 2πr²। तो यहाँ आपको μ0 का वैल्यू पता है 4π इंटू 10⁻7। I डिस्प्लेसमेंट या कंडक्शन कुछ भी ले लीजिए, जो हम पहले निकाल चुके हैं 0.1 एम्पियर। रेडियस मतलब कितना डिस्टेंस पे निकालना है, 3 सेंटीमीटर पे, इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा। और रेडियस टोटल सिलेंडर का है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको इधर से देख रहे हैं तो आपको दोनों कैपेसिटर का प्लेट एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, तो 6 सेंटीमीटर डाल देंगे, मीटर में कन्वर्ट करके आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको पता है I कंडक्शन इज इक्वल टू I डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपको क्या देगा, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा, क्वेश्चन में लिख के देगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, पर डाटा आपको देगा कंडक्शन करंट निकालने का। तो आप क्या करिएगा, कंडक्शन करंट निकालिएगा, वही इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट करंट से, तो वही आपका आंसर होगा। कैसे, इस क्वेश्चन को पढ़िए जो नीट में आया था। आपके पास RC सर्किट गिवन है और इसको ऊपर देखिए, इसका रेजिस्टेंस और इसका XC गिवन है और 220 वोल्टेज सप्लाई है। आपसे पूछा इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का पीक वैल्यू पूछ लिया व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज्ड। देखिए पहले तो आप इस क्वेश्चन में इस डाटा पे फोकस करिए, इसका क्या मतलब है, कैपेसिटर इज 50% चार्ज। इसका ये मतलब है कि कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, 50% चार्ज मतलब कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, RC सर्किट है, आप इसमें ओम्स लॉ लगाइए, V = I Z, V RMS I RMS Z।
IRMS को लिख सकते हैं I0 अपॉन √2, कंडक्शन करंट हम निकाल रहे हैं, और VRMS आपको ऑलरेडी गिवन है 200 वोल्ट, और Z RC सर्किट में लिखते हैं √√R² प्लस XC का होल स्क्वायर, R भी गिवन है XC भी गिवन है, तो यहाँ से आपके पास I0 आ जाएगा। यही I0 पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट है, और यही कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, तो जो कंडक्शन करंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा 2.2 एम्पियर। आप 50% चार्ज से कंफ्यूज नहीं हुआ, वो तो आपको बताना चाह रहा है कि कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, आप पीक करंट निकालिए। समझ में आया? तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। देखिए ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो अगर ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है तो अब आप क्या करिएगा, इसमें अगर आप कोई एक बेसिकली एक क्लोज लूप लीजिएगा, एक बेसिकली हम एक पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें देखिए जितना लाइंस एंटर कर रहा है उतना लाइंस बाहर जा रहा है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो किसी भी क्लोज लूप से अगर हम कोई सा भी क्लोज लूप लिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा, जितना आ रहा है करंट, जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है उतना बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा 0 आता है। ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है। तो कोई सा भी क्लोज लूप आप लीजिएगा तो जितना लाइंस एंटर कर रहा है उतना लाइंस बाहर जा रहा है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 आता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन B.da जो आता है यहाँ पे 0 आता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करिए तो मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। आपको पॉजिटिव क्यू चार्ज पता है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई क्लोज लूप बनाइएगा तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव कर रहा है। तो यहाँ आपको पता है फ्लक्स जो होता है उसको लिखते हैं Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स होता है क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो यहाँ फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा एक क्लोज लूप से। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो सिंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप विल बी 0 एज आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन B.da इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे डू नॉट क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया था जिसके ऊपर बेस्ड है पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो 4 इक्वेशन कौन सा है, ध्यान से सुनिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन 4 बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। First law is Gauss law, integration E.da equal to Q enclosed upon epsilon naught. Second law is integration, closed integration of B.da equal to 0, which is known as Gauss law of magnetism. Third equation is integration B.dl is equal to mu naught summation of I conduction current plus I displacement current. It is called as modified Ampere's law. And fourth, we already know about this, is EMF is given as change in flux minus d phi upon dt, and integration E.dl is equal to minus d phi upon dt. So these 4 are the basic law of electromagnetism which was given by Maxwell law, and it is known by Maxwell equation of electromagnetism. Now we already know that if a charge is at rest, that means a charge is a stationary charge, it will only produce electric field. But if a charge is moving with constant velocity, it will produce electric field as well as magnetic field, steady electric field and magnetic field. But if a charge is accelerated, so accelerated charge will produce electromagnetic wave. So accelerated charge will produce electromagnetic wave. So we can write, when charge particle is accelerated or oscillated, then time varying electric field is produced.
which in turns produce time varying magnetic field and both fields couple each other and thus regenerate each other and the electromagnetic wave starts propagating. याद क्या रखना है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है.